अब हम समझेंगे चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा पार्ट नंबर 5 जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसके अंदर चीजें क्या आती है। सबसे पहले हमें समझना है कि सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं। अभी हमने समझा था इससे पहले वाले पार्ट्स में कि सैम्पलिंग क्या होती है। अब हमें उसके एरर्स समझने हैं क्योंकि कोई गलती भी हो सकती है और उस गलती की वजह से सर्वे का पूरा आंसर जो होता है, कंक्लूजन जो होता है, वो पूरा बिगड़ सकता है। दूसरा हम समझेंगे सैम्पलिंग एरर क्या होता है, फिर नॉन सैम्पलिंग, फिर सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ जो कि ये चीजें कंडक्ट करता है वो चीजें, और एंड में कंक्लूजन इस पूरे चैप्टर का क्या निकल के आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है कि सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, गलतियां हो जाती है, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स हो जाते हैं। पहला समझेंगे सैम्पलिंग एरर्स। अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैज टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर ऑफ रेलेवेंस हियर। First, central tendency which may be measured by the mean, the median or the mode। ये चीजें आपने 10th में या 9th में पढ़ी होगी, मीन मीडियन मोड। ये चीजें हमें स्टैटिस्टिक्स में आगे भी पढ़नी है इसी में। ठीक है। Second, dispersion which can be measured by calculating the standard deviation, mean deviation, range, etc। इसमें ये सब चीजें हमें सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में। The purpose of the sample is to get one or more estimate of the population parameters. Sampling errors refer to the difference between the sample estimate and the corresponding population parameter, actual value of the characteristic of the population, for example average income। ये सैम्पलिंग एरर क्या होता है? मान लो मैंने सैंपल को बोला, मतलब मैंने सैंपल जो निकाला वो सैंपल हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब वो हमारा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जो हमने सैंपल निकाला वो और जो उसकी एक्चुअल में चीज होनी चाहिए थी, उन दोनों के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन आते हैं उस फ्लक्चुएशन को बोला जाता है सैंपलिंग एरर। उसको क्या बोला जाता है? सैंपलिंग एरर। Thus, the difference between the actual value of parameter of the population and its estimate is the sampling error। मान लो मैंने ये एस्टिमेट किया, मैंने ये सैंपल लगाया है कि 100 यूनिट्स हमारी कोई चीज यहाँ पे पसंद करने लग रहा है, बट एक्चुअल में वो निकल के आ रही है 80 यूनिट्स हमारी एक्चुअल में कोई पसंद करने लग रहा है। तो उस वाले केस में ये जो मेरी 100 यूनिट्स है ये मेरी क्या है? एस्टिमेशन है, और 80 यूनिट्स क्या है? वो एक्चुअल है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है 20 यूनिट्स का, इसको बोला जाएगा सैंपलिंग एरर। इसको क्या बोला जाएगा? सैंपलिंग एरर। It is possible to reduce the magnitude of sampling error by taking a large sample। आप खुद सोचो, अगर सैंपल जितना छोटा लेंगे उस वाले केस में सैंपलिंग एरर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, बट हम जैसे जैसे अपनी पॉपुलेशन के सैंपल को बढ़ाते जाएंगे उस केस में हमारे एरर्स होने के चांसेस कम होते जाएंगे। अब आता है नॉन सैंपलिंग एरर। Non-sampling error are more serious than sampling error because the sampling error can be minimized by taking larger sample। ये ज्यादा सीरियस होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। एक तो ये चीज होती है, सैम्पलिंग एरर जो होती है ना, उसको आप कभी भी एकदम ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जितनी भी आप पॉपुलेशन, अगर आप टोटल पॉपुलेशन लेने लग जाओगे तो उस वाले केस में तो आपका कंप्लीट एनुमरेशन वाला केस आ जाएगा जो हमने सबसे पहले चीज पढ़ी थी। बट आप कभी भी ये चीज करते नहीं हो, आप पॉपुलेशन से एक सैंपल तो हमेशा निकालोगे। सैंपल हमेशा पॉपुलेशन से छोटा रहेगा, और छोटा रहेगा तो उसमें सैंपलिंग एरर होने के चांसेस हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, आप उसको कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। It is difficult to minimize non-sampling error even by taking a larger sample। Even a census can contain non-sampling error। अब ये चीज आप समझना, एक सेंसस जो होता है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन क्या 121 जिस दिन गिनी थी 0.08 करोड़ 2011 में, क्या इतनी ही रही होगी? ऐसा जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और ये तो कॉमन सेंस है कि इतनी चीज हो सकती है। Some of the non-sampling errors are sampling bias। A sampling bias occurs when the sampling plan is such that some members of the target population could not possibly included in the sample। मान लो मैंने जो दूसरा था नॉन सैम्पलिंग वाला मेथड था, रैंडम नहीं था, नॉन रैंडम वाला जो मेथड था, उस वाले केस में मैंने अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से लोगों को सेलेक्ट किया था, पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया था कि मेरी ये सर्वे में ये इंक्लूड होने चाहिए। उस वाले केस में आपकी सैम्पलिंग बायस, आपकी ये चीज आ सकती है। अगला है नॉन रिस्पॉन्स एरर। नॉन रिस्पॉन्स एरर्स occurs if an interviewer is unable to contact a person listed in the sample or a person from the sample refuses to respond। मान लो मैंने क्या किया, नॉन रैंडम सैंपल पे मैंने सेलेक्ट किया 30 हाउस होल्ड को, 30 हाउस होल्ड को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने उनको क्वेश्चनेयर भेजा। अब क्वेश्चनेयर क्या होता है आपको ये चीजें आती है, हम पीछे समझ चुके हैं। मैंने उनको क्वेश्चनेयर भेजा
क्वेश्चनेयर में उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर करके मुझे वापस से वो भेजना था, बट हुआ क्या, उसमें से जो 5 थे उन्होंने वो नहीं भेजा और उन्होंने बोला कि हमारे पास तो वो खो भी गया और अब हम भेजने वाले दोबारा है भी नहीं। 5 ने ये बोला। 3 ऐसे थे जिनके पास, जो लोग हमें वहां पे हम गए तो वो मिले ही नहीं। ऐसी चीजें हो सकती है। इस वाले केस में भी नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकता है। इन दिस केस द सैंपल ऑब्जर्वेशन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। इसके बाद आता है एरर्स इन डेटा एक्विजिशन। जब हम डेटा को एक्वायर करते हैं अपने पास, उसमें भी तो एरर हो सकते हैं। कैसे? दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। मान लो उनके जो रिस्पॉन्सेज आए, मैं बैठा था, ठीक है, मैंने क्वेश्चनेयर को ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चनेयर में उन्होंने लिखा जो आंसर था मैंने उसको गलत इंटरप्रेट किया, मतलब मैंने उसको गलत समझ के उसका जो रिस्पॉन्स था मैंने वो गलत अपने वहां पे कोट कर दिया। उस वाले केस में क्या होगा, जब डेटा को एक्वायर करके मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वाले केस में एरर होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी का क्वेश्चनेयर मेरे पास आया और उसको मैंने देखा, उसके अंदर जो रिजल्ट था मैं वो लिखना ही भूल गया। तो ये वाली चीज भी क्या होती है, एरर्स इन डेटा एक्विजिशन। Suppose the teacher asks the student to measure the length of the teacher's table in the classroom. ठीक है, तो the measurement by the students may differ. The differences may occur due to differences in measuring tape, केयरलेसनेस ऑफ द स्टूडेंट एटसेट्रा। मान लो एक टीचर था, उसने बोला ये मेरे टेबल रखा हुआ है, ठीक है, आप एक काम करो इसकी मेरे को ना लेंथ कैलकुलेट करके दो। उस वाले केस में लोगों के अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। क्यों? एक तो केयरलेसनेस, मतलब स्टूडेंट ने ढंग से गिना ही नहीं, उसने कुछ भी बोल दिया। दूसरा मेजरिंग टेप, उसके अंदर डिफरेंसेस हैं, मतलब कई बार होता है आप जो मेजरिंग टेप होते हैं उसमें डिफरेंसेस होते हैं, वो वाली चीज। तीसरी चीज और भी आ सकती है कि उन्होंने गिना, उन्होंने ध्यान से सुना नहीं, उन्होंने एक साइड को गिना, सिर्फ 2 साइड को गिना, सिर्फ 3 साइड को गिना, चारों साइड को नहीं गिना। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। Similarly, suppose we want to collect data on price of oranges, we know that price vary from shop to shop and from market to market. इसके अंदर एक और चीज होती है, उसके अंदर ऑरेंजेस की क्वालिटी टू क्वालिटी के अंदर भी प्राइसेस डिफर करते हैं। आप मार्केट में जाके ऑरेंजेस खरीदोगे तो वो एक अलग रेट में भी आएगा, अलग में भी आएगा और बिल्कुल अलग में भी आएगा। तो ये चीजें वेरी करती ही हैं, ठीक है। प्राइसेस ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, देयरफॉर वी कैन ओनली कंसीडर द एवरेज प्राइसेस। तो ये चीज भी यहाँ पे खत्म हुई। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। ठीक है, देयर आर सम एजेंसीज both at the national and state level to collect, process and tabulate the statistical data। मतलब ये हुआ कि बहुत सारी एजेंसीज गवर्नमेंट ने बना के रखी हुई है, उनका काम क्या है, नेशनल और स्टेट लेवल पे वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, मतलब उसके अंदर से छांटते हैं क्या चीज हमारे काम की है, उसको टैबुलेट करते हैं, मतलब एक टेबल की फॉर्म में। अभी मैं आपको जब नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में समझाऊंगा तो मुझे एक चीज समझानी है, वो ये है कि कोई भी डेटा को मैं प्रूफ करके एक ना पैराग्राफ में एक पूरा डेटा आपको दूंगा तो आप देखना वो देखने का भी मन नहीं करेगा एक पैराग्राफ में डेटा। उसी डेटा को फिर हम एक टेबल की फॉर्म में जब पुट करके देखेंगे तो देखना वो देखने में ठीक भी लगेगा, समझ में भी अच्छे से आएगा और उससे हम जल्दी आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं कि हम टैबुलेट, मतलब टैबुलेशन डेटा हम लगाते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा में। Some of the agencies at the national level are Census of India, National Sample Survey (NSS). आपने नाम हो सकता है सुने हो, नहीं भी सुने तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपसे एग्जाम्स में कभी पूछी नहीं जाएंगी कि इनके नाम बताओ या इनकी फुल फॉर्म बताओ, ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए है कि ये सब चीजें क्या होती है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (CSO), रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI), डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स DGCIS, लेबर ब्यूरो एटसेट्रा, ये सारी एजेंसीज होती हैं जो अलग अलग लेवल पे जाके क्या करती है, आपका सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करती है। ठीक है, द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। मतलब आप रिलाय कैसे करते हो, इंडिया की पॉपुलेशन को रिलाय कैसे करते हो कि आप उस पर भरोसा करो, तभी करते हो क्योंकि वो सेंसस ऑफ इंडिया हमारा मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन देता है, क्योंकि ये बहुत टाइम से देता आ रहा है, 1881 से। ठीक है, मतलब 1881 से आप हर 10 इयर्स में इंडिया का पॉपुलेशन आराम से चेक कर सकते हो, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी चेक करती है। The census is being regularly conducted every 10 years since 1881. The first census after independence was conducted in 1951. और ये 10 इयर्स वहीं से होते हैं, जैसे 01, फिर देन 11, फिर 21, 31 ऐसे करके। तो आप नोटिस करोगे 1947 में
जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद जो 1951 नेक्स्ट आया, यहीं पे आपका क्या हो गया, सेंसस कंडक्ट कर दिया गया। द सेंसस ऑफिशियल्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन सच एज साइज, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। मतलब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Census data is interpreted and analyzed to understand many economic and social issues in India. तो ये सारी चीजें भी आपने सुना होगा, रूरल एरियाज में जो फीमेल्स हैं वो इतनी एजुकेटेड होती हैं, मेल्स इतने एजुकेटेड होते हैं, फिर अर्बन एरियाज में थोड़े से ज्यादा कम। ये सारी चीजें हमारी कहां से आती है, सेंसस के थ्रू हमें पता चलती है। इस वाले पार्ट में, उस चैप्टर में लास्ट वाली चीज रह गई है कंक्लूजन। इस चैप्टर का एंड में कंक्लूजन है क्या, ध्यान से देखेंगे। इकोनॉमिक फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड डेटा। मतलब कोई भी चीज को आप जब नंबर्स में, आप कोई भी डेटा है उसको जब नंबर्स में कन्वर्ट कर दोगे तो उसको डेटा बोलेंगे। द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इज टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, एनालाइज अ प्रॉब्लम एंड कॉज बिहाइंड इट। ये सब चीजें हम समझ चुके हैं कि अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, हमने पिछले पार्ट्स में देखा। एक्सप्लेन पिछले पार्ट्स में देख चुका, एनालाइज वो भी कर चुके, और कॉजेस क्या होते हैं वो भी कर चुके। प्राइमरी डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग अ सर्वे। ये चीज मैं आपको समझा चुका कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। मैंने खुद जाके एक सर्वे किया, डेटा आया, मतलब जो भी रिजल्ट आया वो मेरा क्या हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया। बट सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मैंने जो एक रिजल्ट निकाला, एक इंसान दूसरा आया, उसने बोला मुझे अपने न्यूज़पेपर में ये चीजें छापनी है, तो मैं बोलूंगा ओके मैं अपना डेटा देने को तैयार हूं। तो वो जो डेटा वो मुझसे लेगा वो क्या बन गया, सेकेंडरी डेटा। ठीक है। सर्वे इंक्लूड वेरियस स्टेप विच नीड टू बी प्लान्ड केयरफुली। सर्वे कैसे होता है, सब चीजें हम समझ चुके हैं कि सर्वे कैसे कंडक्ट किया जाता है, कहां कंडक्ट किया जाता है। देयर आर वेरियस एजेंसीज which collect, process, tabulate and publish statistical data. These are used as secondary data. ये चीजें समझ चुके। However, the choice of source of data and mode of data collection depends on the objective of the study. ये सारी चीजें समझ चुके। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, जिसके अंदर हमने चीजें पढ़ी कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स।